आज का जो विषय है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के तो आगे पीछे कोई नहीं है, वो किसके लिए घोटाला करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहा है और वो जिंदगी भर घोटाला करते रहे हैं। और घोटाला दूसरों के लिए नहीं किया जाता है दोस्तों, घोटाला अपने लिए लोग करते हैं। और घोटाले के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे मान सम्मान, यह भी घोटाले के अंदर आता है। अगर आप खरीद करके मान सम्मान लेते हैं, घोटाला करके मान सम्मान लेते हैं, तो वो भी घोटाला ही है। घोटाला करके अगर आप पैसा इकट्ठा करते हैं देश या विदेश में, और उस पैसे से आप अपनी प्रतिष्ठा खरीदते हैं, तो वो भी घोटाला ही है। घोटाला उसे भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, जो काले धन के कुबेर, काले धन के चोर, यानी भारत के चोरों से साठगांठ करके अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करता है, वो भी घोटाला है। तो घोटाले के बहुत से प्रकार होते हैं। दूसरी सबसे ज्यादा खतरनाक घोटाला होता है जो व्यक्तित्ववाद को, अपने व्यक्तित्ववाद को उभारने के लिए घोटाला करता है, यानी अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए जो घोटाला किया जाता है, वो दुनिया में सबसे खतरनाक घोटाला होता है। और हिटलर के कारण जर्मनी तबाह हो गया था, ये भी जानते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि हिटलर के आगे पीछे कौन था? हिटलर किसके लिए ये सब कर रहा था? ये एक साइको होता है, ये एक साइकोपन होता है, ये एक तरह की बीमारी है। नरेंद्र मोदी के घोटाले की शुरुआत होती है जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आपको याद होगा वहां भूकंप आया था, निश्चय ही कि चाहे किसी को भी लगा दिया जाता, सरकार दोबारा बनने का कोई चांस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक्सीडेंटली एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत जल्दी समझ में आ गया था, लेकिन एल.के. आडवाणी को वो बात समझ में 2014 के आसपास आई, 2012-13 में आई। तो एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक्सीडेंटली नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मुख्यमंत्री बना करके गुजरात भेजा। 5-6 महीने का समय रह गया था, 7-8 महीने का जो भी हो समय रह गया था, जिसमें चुनाव होना था। उतने में कौन सा ऐसा अच्छा काम कर देते जिससे कि नरेंद्र मोदी चुनाव, फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। लेकिन एक खतरनाक आदमी, एक क्रिमिनल आदमी को मुख्यमंत्री का पद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने सपोर्ट करके दे दिया था एक्सीडेंटली। परिणाम जो होना था वही हुआ मेरे दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां गए, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ कर तो नहीं सके 5-6 महीने में, लेकिन अपने आप को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने गोधरा कांड करवाया। 59 कार सेवकों को सीधे ट्रेन में जिंदा जलवा दिया मेरे दोस्तों। यह मेरा आरोप है और यही सत्य है, यह मेरा मानना है। जांच करके देख ली जाए। और इसके बहुत से प्रमाण हैं कि यह
कांड नरेंद्र मोदी ने अपने आप को फिर से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किया था और किया। उस कांड का, गोधरा कांड का, गोधरा में 59 कार सेवकों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिंदा जलवाया था, जिसका परिणाम यह हुआ वहां दंगे हुए। नरेंद्र मोदी की साजिश का वो अगला हिस्सा था। वहां दंगे होने दिया गया, दंगे को भड़काया गया और दंगे कराए गए। कई आईएएस अधिकारी, कई जज तो मारे जा चुके हैं, कई आईएएस अधिकारी जेलों में आज बंद हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के कुकर्मों का पर्दाफाश करना चाहते थे। 59 हिंदू कार सेवकों की जलवाकर हत्या करने से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीति की शुरुआत की और उस विरासत को आगे बढ़ाया। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए गुजरात में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मात्र हिंदू और मुसलमानों को मुद्दा बना करके चुनाव जीता। उन्होंने मंच से कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो कौन देगा। इसका मतलब सीधे एक गुजरात की अस्मिता को ललकारना। परिणाम फिर जीते। चलिए, ना भी जीतते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीद लेते बाद में, यह अलग विषय है। बहुत जल्दी अटल बिहारी वाजपेयी को यह आभास हो गया कि आदमी इंसान नहीं, यह भस्मासुर है। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की बात की। उन्होंने सीधे मंच से कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। लेकिन एक दूसरे बेवकूफ मूर्ख ने, यानी यानी लालकृष्ण आडवाणी ने उनका समर्थन किया और उन्हें उस समय बचाया। आशाराम बापू, रामदेव, रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, श्री तो कहना गलत है उनके लिए, तो रविशंकर और ऐसे न जाने कितने भगवा दलालों को नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बेच करके वो पैसे इन पर लगाया। कम से कम, और मैं जानूं या ना जानूं मेरे दोस्तों, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पतंजलि का पूरा अंपायर आज 20,000 करोड़ का है या जितने का भी है, पूरा का पूरा अंपायर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बेनामी संपत्ति है। और सिर्फ पतंजलि ही नहीं, आशाराम बाबू का पूरा अंपायर, श्री श्री रविशंकर का पूरा अंपायर, ऐसे बहुत से भगवा दलाल हैं जिनका पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी ने अपने काले कमाई को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के काली कमाई का पैसा इन छद्म भगवाधारियों के पास है और लगाया इन्होंने, और वही पैसे इनको चुनाव में 2014 जब आने लगा, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके ये फिर अपनी राजनीति को चमकाया, अपने लिए जमीन तैयार की, अपने लिए मुद्दे तैयार किए। आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, बाबा रामदेव के जरिए, रामदेव के, बाबा कहना तो शर्म की बात है, रामदेव के जरिए 400 लाख करोड़ का प्रचार कराया गया कि स्विस बैंकों में 400 लाख करोड़ रुपया है। आरएसएस तो इनका सबसे बड़ा हथियार था, आरएसएस तो था ही इनके साथ। इन बहुत से भगवाधारियों के साथ ये चड्डी गैंग भी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा था, उनके काले कमाई को एडजस्ट कर रहा था, काले कमाई को सफेद कर रहा था,
और नरेंद्र मोदी के लिए जमीन तैयार कर रहा था। आप इसे घोटाला मानते हैं या नहीं, यह आप समझिए। दुनिया का झूठ बोल करके, जैसे काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, और अगर काला धन वापस आया तो देश को 15-20 लाख, हर आदमी के, देश के हर आदमी को 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। यह झूठ नहीं था, यह सच था। यह बोला नरेंद्र मोदी ने, करना नहीं था यह अलग बात है। गौ हत्या की बात की, पिंक रेवोल्यूशन की बात की, कृषि रिफॉर्म्स की बात की, किसानों के आत्महत्या की बात की, गरीबी की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की, महिलाओं के अत्याचार की बात की, देश में भ्रष्टाचार की बात की। ऐसे बहुत से जुमलों के जरिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी फाइनली 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। एक भस्मासुर भारत की कुर्सी पर बैठ गया। परिणाम सामने है, आगे देखते जाइए। आगे बता रहा हूं आगे क्या हुआ। एक भस्मासुर जो कर सकता था, शायद भस्मासुर भी वो नहीं किया होगा जो आपके इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी रूपी भस्मासुर ने कर दिया और किया। आप जल रहे हैं आज। भगवा दलाल खुशियां मना ही रहे थे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सबसे पहली गुलाटी मारी, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके एसआईटी बना दी। यानी काला धन कभी आएगा ही नहीं, अब भूल जाइए। और यही था मिशन नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, काले धन का इस्तेमाल करना, काले धन को गायब करना, काले धन के जरिए भारत को खरीदना और बेचना, काले धन के जरिए आप जैसों को, भारतीयों को गुलाम बनाना। यही साजिश थी नरेंद्र मोदी की, और यही साजिश थी दुनिया के पूंजीपतियों की। काले धन का नाम लेना खत्म हो गया मेरे दोस्तों। काले धन पर कोई बात नहीं हुई। फिर से काले धन का नाम किसी चुनाव प्रचार में, किसी चुनाव में इस दोगले ने नहीं लिया। अगर मर्द की औलाद है तो बिहार का चुनाव है, काले धन का नाम लेकर के वोट मांगे? नहीं मांगेगा। अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया होता तो स्विस बैंक जब हमें पैसा वापस करता तो कहीं से लेके करता ना। वो अपनी तिजोरी में तो नहीं रखा है बैंक, तो वो अमेरिका को दे रखा है तो अमेरिका से लेके करता, चीन को दे रखा है तो चीन से लेके हमें वापस करता, फ्रांस को दे रखा है, जर्मन को दे रखा है। तो जब इन देशों से वो पैसे लेकर के हमको वापस करता, यानी भारत को वापस करता, यानी 400 लाख करोड़ रुपया भारत को वापस करता, तो जानते हैं डॉलर का दाम कितना होता? 1 रुपीज इज इक्वल टू $1। आप सोचिए आपका दलाल कितने पैसे में बिका। क्या यह घोटाला नहीं था? 400 लाख करोड़ रुपया अंडरग्राउंड कर दिया गया विदेशों में। जहां था वहीं का वहीं जस्ट एक्सप्लॉइट कर दिया गया, एक नाम से दूसरे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर आपके भारतीय चोर का $1,000 तो कुछ नहीं, $1,00,000, वो भी नहीं है, $1,00,000 करोड़ अगर किसी बैंक में जमा है, स्विस बैंक में, तो नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते के नाम आधा करवा दिया और आधा उस चोर को छोड़ दिया। यह डील की नरेंद्र मोदी ने। इससे क्या हुआ आप जानते हैं? पैसा वहीं का वहीं रह गया। यानी पैसा अमेरिका के पास था तो अमेरिका के पास ही रह गया, अगर पैसा जर्मन के पास था तो जर्मन के पास ही रह गया। उनकी इकोनॉमी चलती रही, नाम बदल गया, अल्टीमेट ओनर का नाम 50-50 हो गया। अगर भारतीय एक चोर के नाम 500 लाख करोड़ था तो 250 लाख करोड़ एक भारतीय चोर के नाम पे रह गया और 250 लाख करोड़ एक मोदी के दलाल के पास के नाम से रह गया, लेकिन पैसा वहीं रह गया।
क्योंकि ये देश अपनी इकोनॉमी चलाना चाहते थे। दुनिया में और पूरी दुनिया के इतिहास में हजारों साल में इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया होगा। वो पैसा इस देश को चाहिए था, वो पैसा इस चोर का नहीं था, वो पैसा इस दलाल का नहीं था, वो पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं था। क्यों समझौता किया गया, क्यों छोड़ा गया, क्यों कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की गई? क्योंकि आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज है, दलाल है। 70 साल कांग्रेसियों का, 70 साल नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का अगर ये 70 साल भी देखेंगे, इतना पूरे 70 साल में जितना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, पूरा मिलाकर के जितना घोटाला नहीं हुआ है, उतना तो बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा घोटाला तो नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए का नोट छाप करके कर लिया था मेरे दोस्तों। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? गरीबी की बात की थी, भारत 105 पोजीशन पे 103 पोजीशन पे पहुंच गया। 55 पोजीशन, 55 पोजीशन था भारत का, 100 भूखमरी में 103 पर पहुंच गया। महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ी मेरे दोस्तों। पेट्रोल डीजल का दाम बाजार के हवाले कर दिया गया, जो आज किसानों के साथ किया जाने वाला है। गरीबी, बेरोजगारी 40 साल पीछे चली गई मेरे दोस्तों। कालेधन पर फेल, गोहत्या पर फेल, बेरोजगारी पर फेल, महंगाई पर फेल, गरीबी पर फेल, भूखमरी पर फेल, किसानों की आत्महत्या पर फेल। आपको पता है 50% किसान ज्यादा आत्महत्या करने लगे हैं। जब कुछ नहीं बचा, जीडीपी पर फेल, देश को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया, देश का विकास रोक दिया, देश विनाश की ओर बढ़ने लगा। देश इस भस्मासुर के काल में एक त्योहार भी सीधे खुशी खुशी नहीं मना सका, लेकिन उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। इतने धोखे, इतने दगाबाजी के बाद भी उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। क्या किया उसने? फिर एक और कत्ल का प्लान, फिर एक और साजिश। पुलवामा की घटना याद कीजिए मेरे दोस्तों। इस घटना की जांच तक नहीं होने दी इस आदमी ने। सीआरपीएफ के जवानों को मजबूर किया गया टीन के डब्बों में बैठ करके यात्रा करने के लिए। किसने किया? क्यों किया? क्योंकि उसे यह कांड करवाना था। तो नरेंद्र मोदी का वो भी एक घोटाला था। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 44 सैनिकों की बलि चढ़ा दी और बना लिया, खुद को फिर से प्रधानमंत्री बना लिया। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता अगर ईवीएम की हैकिंग नहीं करवाया होता। और ईवीएम की हैकिंग चाइना और अमेरिका की मदद से करवाया, जिसकी कीमत आज उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका को चुकाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक न जाने कितनी बार अमेरिका और चीन के चरणों में जाकर चरण चूम कर आया है आपका। अगर आपको गर्व होगा तो होगा, मुझे तो नहीं। कहां गई लाल आंखें दिखाने की बात? कहां गई अमेरिका को, अमेरिका वीजा नहीं देगा और ये सब ड्रामे कहां गए? ये सब तो दलाली थी, ये सब तो आपको दिखाने के लिए था, आपको मूर्ख बनाने के लिए था। जब भी इस आदमी पर बन आती है ये रोता है, लेकिन जब आप मरते हो तो ये हंसता है, ये गाता है, ये मोर नचाता है। याद करो, ₹5 लाख करोड़ करेंसी में था कालाधन। इसी चड्ढी गैंग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके दलाल, भगवा दलाल कहा करते थे 5 लाख करोड़ रुपया करेंसी में है।
5 लाख करोड़ रुपया गया कहां मेरे दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने करेंसी बंद करने की बात की थी, करेंसी उन्होंने चालू की, मैन्युपुलेट किया, 2000 का नोट छापा, 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, 50-50 किया, खुलेआम किया, और उन नोटों को गुजरात के बैंकों में, कॉर्पोरेशन बैंकों में बदला गया। यह पकड़ा गया, और जितनी बार पकड़ा गया वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसी मिलकर के भी 70 साल में भी, या इसके पहले की जितनी भी पार्टियों ने शासन इस देश पर किया है, सबने मिलकर के भी इतना बड़ा घोटाला नहीं किया। आप आपकी आवाज